नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। दोस्तों, कल हमने CET स्पेशल प्रैक्टिस सेट भाग 1 डाला था। आज उसी प्रैक्टिस सेट 1 का ये सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इसमें कहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय यानी LCM 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तय नहीं हो सकती। इसमें कहा है कि LCM तो है 120, तो निम्न में से कौन सी संख्या उसका HCF नहीं हो सकती। देखो, एक LCM का रूल होता है कि LCM जो है वो हमेशा HCF से डिवाइड होता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ऐसी संख्या जो 120 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करती, तो वो संख्या इसका HCF नहीं हो सकती। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 35 हो जाएगा, जो कि इसको डिवाइड नहीं करती। तो अगर LCM HCF से डिवाइड नहीं होगा तो वो संख्या उसका HCF नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 संख्याओं का विक्रय मूल्य 20 संख्याओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा। अगर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल होगा 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो इसमें देखो, यहाँ आप विक्रय मूल्य लिखो। विक्रय मूल्य होगा जो क्रय मूल्य के साथ है यानी कि 20, और क्रय मूल्य होगा जो विक्रय मूल्य के साथ है यानी 16। तो यहाँ से एक बात समझ आई कि विक्रय मूल्य तो है 20 लेकिन क्रय मूल्य है 16, यानी हमने उस वस्तु को 16 में खरीद के 20 रुपये में बेच दी, तो हमें यहाँ से 4 रुपये का लाभ होता है। और लाभ और हानि हमेशा हम क्रय मूल्य पे देखते हैं, तो लाभ डिवाइड में करेंगे क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालना है तो इसके मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100। तो जब हम इसको काटते हैं तो 4 से कटेगा ये 4 पे, और 4 से 100 को काटोगे 25 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 25% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। उसमें 16 वस्तुओं का विक्रय दिया था, इस क्वेश्चन में 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पे कोई सामान खरीदा जाता है। तो यहाँ से 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल होगा 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो मैंने अभी बताया था कि क्रय मूल्य कौन होगा, जो कि विक्रय मूल्य के साथ है, यानी यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा 20, और विक्रय मूल्य वो होता है जो कि आपका क्रय मूल्य के साथ है, यानी यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा 16। तो यानी एक वस्तु को आपने 16 रुपये में बेच दिया और खरीदा था 20 रुपये में, तो यहाँ से आपको 4 रुपये की हानि होगी। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के साथ देखते हैं, तो डिवाइड में लिखेंगे क्रय मूल्य यानी 20, और आपको प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 × 5 आंसर आ जाएगा 20% हानि होगी इसमें, 20% हानि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 84, ये क्वेश्चन अंडर रूट पे बेस है। इस तरीके के क्वेश्चन करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि इस क्वेश्चन को लास्ट से शुरू किया जाए। लास्ट से शुरू कैसे होगा कि सबसे लास्ट में जो है उसका आप वर्गमूल देखो, 225 वर्गमूल है 15 का, तो ये जो 15 है ये आप 154 के अंदर जोड़ दें। तो 154 और 15 जोड़ोगे तो ये 169 हो जाएगा, और 169 वर्गमूल होता है 13 का। ये 13 आप 108 में जोड़ दें तो 108 और 13 हो जाएंगे 121। 121 वर्गमूल होगा 11 का,
और वो 11 आप 25 में जोड़ दें तो आंसर आएगा 36। और 36 वर्गमूल होता है 6 का, तो 6 अगर आप 10 में जोड़ते हैं तो यहाँ से आएगा 16 और 16 का वर्गमूल होगा 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 85। 3a बराबर 5b हो और 2b बराबर 3c हो तो a अनुपात c कितना होगा। तो यहाँ से आप पहले a अनुपात b निकालो कितना होगा। तो a अनुपात b होगा, देखो जो b के साथ है वो तो a की वैल्यू है, तो यानी यहाँ से तो 5 अनुपात जो a के साथ है वो b की वैल्यू है, तो यानी यहाँ से आया a अनुपात b इक्वल है 5:3। और b अनुपात c होगा, देखो इन दोनों को उल्टा कर देना है, ये 2b बराबर 3c है तो b अनुपात c हो जाएगा 3:2। आपको बताना है a अनुपात c। यहाँ से ध्यान से देखो, हम निकालते हैं a अनुपात b अनुपात c, उसके बाद निकालते हैं a अनुपात c। तो यहाँ से देखो a कितना है 5, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। यहाँ से b कितना है, यहाँ से b है 3, और ध्यान से देखो यहाँ से भी b कितना है 3, तो यहाँ भी आपने 3 लिख दिया। और c की जगह कितना है, तो c की जगह है 2। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हम इसको बराबर करते। तो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दिया कि a की वैल्यू तो है 5 और यहाँ से स्पष्ट दिखाई दिया c की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर होगा 5:2, यानी क्वेश्चन 85 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित होने का नियम है कि आप उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट देखें। लास्ट के 2 डिजिट का मतलब है इकाई का अंक और दहाई का अंक। जैसे कि इसमें इकाई और दहाई का अंक आपने लिया तो यहाँ से 54 है। केवल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखें, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। जो 54 है वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 38 होगा, केवल 96 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 बसें एक ही स्थान के लिए एक ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना होती हैं। 3 घंटे 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखो, जब भी कोई भी 2 व्हीकल एक ही स्थान से एक ही दिशा में जाएं तो उनकी स्पीड हमेशा माइनस कर दी जाती है। तो यहाँ से इनकी स्पीड माइनस करके 18 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी यहाँ से इनकी नेट जो स्पीड है वो आ जाती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड आ गई थी यहाँ से इन्होंने टाइम भी दिया है। जब आप इसको घंटे में चेंज करोगे तो ये घंटे में चेंज होके 41 डिवाइड में 12 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्पीड यहाँ से थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से टाइम दिया था 41 डिवाइड में 12। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है 18 × 41/12, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 दिया गया है। यानी पिता की और पुत्र की आयु हमने देखी तो उनका अनुपात 7:2 है, लेकिन 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा। तो पिता की आयु तो 7 से 9 हो जाएगी और पुत्र की आयु 2 से 4 हो जाएगी, यानी दोनों में 2 का अनुपात बढ़ता है, यानी 2 रेशो बढ़ने के लिए उनको 10 साल का समय लगा। यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इसने कहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो पिता की वर्तमान आयु तो 7 थी, तो 7 × 5 करेंगे तो राइट आंसर रहेगा 35।
89 क्वेश्चन देखें। यदि एक भिन्न के अंश में अंश और हर, भिन्न में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जैसे कि मैं 5/7 लिखूं, तो ये तो अंश होता है, ये हर होता है। तो इसमें कहा है कि उसके अंश में तो 20% की वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन उसके हर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए, वृद्धि करने के बाद वो भिन्न जो है 3/5 हो जाती है। तो बताइए मूल भिन्न क्या थी। बड़ा ही शॉर्टकट होता है इसका, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मूल भिन्न हमने निकालनी है और वृद्धि करने के बाद जो भिन्न आई थी वो 3/5 थी। इसने कहा है कि अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो आप अंश की बजाय हर में वृद्धि कर दो 20% की, यानी 100 से 120 हो जाएगी, और हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ इसने हर में वृद्धि करने के लिए बोली है, तो आप यहाँ इसमें हर की बजाय अंश में वृद्धि कर दें। तो 125 डिवाइड में 120, यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे, जब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से ये 40 होगा। जब इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे ये तो 25 होगा। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 8, तो राइट आंसर रहेगा 5/8। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें कहा है कि समानांतर श्रेणी यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं समानांतर श्रेणी, 4, 9, 14, 19, इसमें कौन सा पद 109 है। इसने कहा है कि एक हमारे को भिन्न दी गई है, हमें एक समानांतर श्रेणी दी गई है, इसमें आगे चल के एक नंबर 109 आएगा। तो बताना है कि ये कौन से नंबर पे होगा। तो आपको पता है कि यहाँ से एपी के अंदर ए यानी फर्स्ट टर्म पहला नंबर 4 होगा। इनके बीच में डिस्टेंस, जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस यहाँ से 5 हो जाएगा। तो आपको बताना है, लास्ट टर्म भी दे रखी इन्होंने, लास्ट टर्म को बोलते हैं an, और वो दिया गया है आपका 109। तो आपको बताना है कि इसमें बताओ कि जो 109 है वो कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि आपको निकालना है an की वैल्यू। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 4 होगी, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1, d की वैल्यू यहाँ से दी गई है 5, और an की वैल्यू दी गई है 109। जब ये जो 4 है इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपका रहेगा 109 माइनस 105 हो जाएगा, इक्वल n-1 मल्टीप्लाई में कितना है 5। ये 5 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा आपका 21 इक्वल n-1। ये एक उस तरह जाके प्लस का हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका रहेगा 22, n की वैल्यू हो जाएगी 22। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 90 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी आपके 91 से 100 तक जो 10 क्वेश्चन हैं वो बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आएंगे। तो आपका CET एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जो, उसका कल 3rd पार्ट आएगा, और उसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपके सुझाव और आपकी शिकायतें, जो भी आपको लगता है कि हमें सुधार करना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।